अस्सलामुअलैकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम देखने वाले हैं स्विच स्टेटमेंट को। स्विच स्टेटमेंट होती क्या है, इसका सिंटैक्स देखेंगे, इसको कैसे लिखा जाता है, इसकी वर्किंग देखेंगे और एक एग्जांपल से हम इसको जो है वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि स्विच स्टेटमेंट को कैसे यूज़ किया जाता है और इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या हैं। आज के इस लेक्चर में हम ये सब कुछ देखने वाले हैं। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है, हमने देखना है जी स्विच स्टेटमेंट। व्हाट इज स्विच स्टेटमेंट क्या है, एक्सप्लेन इट्स वर्किंग विद एग्जांपल। जैसे हमने जो है लास्ट लेक्चर्स में हमने देखा इफ़ स्टेटमेंट क्या होती है, फिर हमने इफ़ एल्स स्टेटमेंट देखा, उसके बाद हमने इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट्स को देखा कि वो क्या होती है, उनका सिंटेक्स लिखने का वर्किंग देखी, हमने नेस्टेड इफ को देखा। इसी तरह आज हम स्विच स्टेटमेंट के बारे में देखेंगे कि इसकी वर्किंग कैसे जो है वो होगी और इसका सिंटेक्स क्या है। द स्विच स्टेटमेंट इज़ अनदर कंडीशनल स्ट्रक्चर। ठीक है, हमारे पास जो है स्विच स्टेटमेंट जो है वो कंडीशनल स्ट्रक्चर है। ठीक है, कंडीशनल स्ट्रक्चर जो है ये हमारे पास स्विच स्टेटमेंट है। कंडीशनल स्ट्रक्चर जो है वो क्या होते हैं, हमने जो है लेक्चर्स वन में चैप्टर 11 के लेक्चर वन में जो है वो देखा था। इट इज़ अ गुड अल्टरनेटिव ऑफ इफ एल्स इफ स्टेटमेंट। अच्छा जी, ये क्या कह रहे हैं कि स्विच स्टेटमेंट जो है वो गुड अल्टरनेटिव है किसका, इफ एल्स इफ स्टेटमेंट का। ठीक है, अगर आप इफ एल्स आपके पास कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें आप इफ एल्स इफ यूज़ कर रहे हैं तो उसका अल्टरनेटिव गुड जो अल्टरनेटिव है, अच्छे वाला अल्टरनेटिव है, उससे अच्छा है आप इफ एल्स इफ से अच्छा है कि आप स्विच स्टेटमेंट को आप यूज़ कर लें। ठीक है, इट कैन बी यूज इजीली व्हेन देयर आर मैनी चॉइसेस अवेलेबल एंड ओनली वन शुड बी एग्जीक्यूटेड। अच्छा जी, ये क्या कह रहे हैं कि हमारे पास स्विच स्टेटमेंट कब बेटर है, कब ये इजीली हम इसको चूज़ कर सकते हैं, जब हमारे पास बहुत ज़्यादा चॉइसेस अवेलेबल हों और हमने एक जो है वो चूज़ करनी हो। ठीक है, हमारे पास डिफरेंट टाइप्स मतलब चॉइसेस अवेलेबल हैं और हमने सिर्फ उस उन चॉइसेस में से एक चॉइस जो है वो सेलेक्ट करनी है, एग्जीक्यूट करवानी है। तो हम क्या करें जी, हम जो है स्विच स्टेटमेंट को यूज़ कर लें। अब चॉइसेस क्या है, मतलब कंडीशंस, हमारे पास डिफरेंट कंडीशंस जो हैं हमने हमें दी गई हैं और उसमें से हमने एक जो है वो कंडीशन को ट्रू करवाना है, ये ट्रू होती है तो इससे अच्छा है कि हम इफ़ स्टेटमेंट को यूज़ करें। हम क्या करते हैं, स्विच स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारे पास मैनी चॉइसेस जो हैं वो हमें अवेलेबल होती हैं और हमने उसमें से सिर्फ एक चॉइस को एग्जीक्यूट करवाना होता है। ठीक है, अब देखिए सिंटेक्स क्या है। सबसे पहले इसका सिंटेक्स देख लेते हैं जी। सिंटेक्स में क्या है, सबसे पहले आपने स्विच का कीवर्ड लिखना है। ठीक है, स्विच का कीवर्ड आपने लिखना है, स्पेलिंग आपके स्विच के यही होने चाहिए, आपने कोई और स्पेलिंग नहीं लिखनी। ठीक है, ये जो 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 हम यहाँ पर स्पेलिंग्स यूज़ कर रहे हैं, कीवर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, प्रिंट एफ, स्कैन एफ और क्लियर स्क्रीन, गेट सेट फंक्शन, ये जितने भी हम यूज़ कर रहे हैं आपके स्पेलिंग्स वही होने चाहिए, चेंज नहीं होने चाहिए। अच्छा जी, अब क्या है जी, स्विच का हमने सबसे पहले कीवर्ड लिखा, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर हमने यहाँ पर क्या बताना है, एक्सप्रेशन जो है वो लिखना है। ठीक है, एक्सप्रेशन में आपने इसमें जो है स्विच स्टेटमेंट में एक्सप्रेशन में हमारे पास हमेशा जो है वो इंटीजर वैल्यू आएगी या फिर करैक्टर वैल्यू आएगी। ठीक है, इसमें जो है और कोई भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स या दूसरे लॉजिकल ऑपरेटर्स नहीं आते। स्विच स्टेटमेंट जो है वो हमारा रिस्ट्रिक्टेड है कि इसमें हम या तो एक्सप्रेशन में इंटीजर वैल्यूज़ लिख सकते हैं या तो फिर करैक्टर वैल्यू आ सकती है। ठीक है, उसके बाद हमारी ब्रैकेट जो है वो स्टार्ट होगी। अभी मैं आपको इसका सिंटेक्स बता रही हूँ लिखने का, बाद में हम एग्जाम्पल भी देखेंगे। अच्छा जी, हमारी ब्रैकेट जो है वो स्टार्ट हो गई, उसके बाद हमने यहाँ पर केसेस जो है वो लिखने होते हैं। केस वन लिखा। ठीक है, अब यहाँ पर हमने वो वैल्यू लिखनी होती है, वैल्यू या वो एक्सप्रेशन लिखना होता है जिसको हमने चेक करना है। ठीक है, हमारे इंटीजर में वैल्यू होती है और करेक्टर में जो है चार डाटा टाइप में कोई करेक्टर आएगा। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू या करेक्टर आएगा। केस वन है ये हमारा। उसके बाद आपने कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवानी है, आप वहाँ पे स्टेटमेंट लिख सकते हैं। और यहाँ पर देख लें, यहाँ पर सेमी कॉलन नहीं है, यहाँ पर सिंपल कॉलन है। ठीक है, आपने यहाँ पर कॉलन ही लगाना है, यहाँ पर आपने सेमी कॉलन नहीं लगाना। ठीक है, हमने देखा था कि जो सी लैंग्वेज में
प्रोग्राम की बॉडी के अंदर जो है वो हम सेमी कॉलन मस्ट लगाते हैं हर लाइन के बाद। लेकिन ये हमारा जो है ये स्विच स्टेटमेंट है, इसमें क्या है, आपने केस जब भी आप केस लिखेंगे तो उसके साथ आपने ये कॉलन लगाना है, ये सेमी कॉलन नहीं लगाना। उसके नीचे स्टेटमेंट लिखिए। स्टेटमेंट आपके अगर मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं तो वो भी लिख सकते हैं, अगर सिंगल स्टेटमेंट है तो आप सिंगल स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपने सेमी कॉलन लगाना है, ठीक है। उसके बाद आपने ये ब्रेक का कीवर्ड जो है वो मस्ट लिखना है, ठीक है। ब्रेक का कीवर्ड लिखा। अब क्या है, ब्रेक के कीवर्ड के बाद आपने ये सेमीकोलन भी मस्ट लगाना है। ब्रेक क्यों लिखते हैं ये भी हम देख लेते हैं। उसके बाद अगर हमारा सेकंड ऑप्शन है तो हमने केस 2 में लिखना है। उसी तरह जैसे केस 1 को हमने डिफाइन किया है एज इट इज़, हमने केस 2 को लिखना है। केस 2 लिखा। उसके बाद अगर कोई स्टेटमेंट्स आ रही हैं तो वो हमने लिखनी है, सेमी कॉलन यहाँ पर मस्ट लगाना है, और ब्रेक के बाद भी हमने सेमी कॉलन लगाना है। उसके बाद बता रहे हैं जी हमारे पास मल्टीपल चॉइस, ये क्या है, केस 1, केस 2, केस 3, ये क्या है, हमारे पास चॉइसेस हैं, ठीक है। अब क्या है, अगर हमारे पास डिफरेंट नंबर ऑफ और भी केसेस हैं तो वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट वाला आपने केस लिखना है। उसके बाद क्या है जी, वही वाला जैसे हमने फर्स्ट वाले केस को डिफाइन किया, केस, और साथ में यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे, स्टेटमेंट लिखेंगे, अगर आपके मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं तो वो लिख सकते हैं, ब्रेक का कीवर्ड लिखेंगे। उसके बाद देखें, जब हमने सारे केसेस डिफाइन कर लिए उसके बाद लास्ट वाला जो आपने लिखना होता है केस, मतलब जो लिखेंगे कीवर्ड, वो क्या होता है, डिफ़ॉल्ट, ठीक है। हमने डिफ़ॉल्ट किससे यूज़ किया जाता है, देखें जैसे हमने इफ़ एल्स में पढ़ा था, इफ़ अगर इफ़ वाली कंडीशन ट्रू नहीं होती, इफ़, ठीक है, फिर हमने एल्स देखा, फिर इफ़, ये इफ़ एल्स इफ़ का जो है वो अल्टरनेटिव है ना, तो ये देखिए इस तरह आता ना, एल्स, फिर अगर एक और कंडीशन आती है तो फिर हम इफ़ लिखते हैं और उसके साथ कंडीशन। अगर उसके बाद कोई कंडीशन नहीं आती तो लास्ट में हमने एल्स ज़रूर बताना होता है, ठीक है। इसी तरह देखें, हर इफ़ का एल्स मस्ट था, हर इफ़ का एल्स मस्ट था। अगर हमारी सारी कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाती हैं तो क्या होता था, हमारा लास्ट वाला एल्स वाला जो पार्ट है वो एग्जीक्यूट होता था। यही एल्स वाले पार्ट ही जो है वो हमारा डिफ़ॉल्ट जो है कीवर्ड यूज़ हो रहा है, ठीक है। उसके लिए डिफ़ॉल्ट कीवर्ड यूज़ हो रहा है। हमने क्या करना है कि अगर हमारे सारे केसेस जो हैं वो क्या हो जाते हैं, केस जो हैं वो फॉल्स हो जाते हैं सारे के सारे, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली हमारा डिफ़ॉल्ट वाला जो है कीवर्ड, ये डिफ़ॉल्ट वाला जो है ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। डिफ़ॉल्ट में जो भी आपने स्टेटमेंट्स लिखी होंगी वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएंगे। किस सूरत में, अगर हमारा कोई भी केस ट्रू नहीं होता। फॉर एग्जांपल अगर हमारा फर्स्ट केस ट्रू हो जाता है तो क्या होगा कि हमारी बाकी की सारी जो हैं स्टेटमेंट्स वो एग्जीक्यूट नहीं होंगी, ना डिफ़ॉल्ट वाली, ठीक है। डिफ़ॉल्ट वाली हमारी कब एग्जीक्यूट होगी, जब हमारी सारी के सारे केसेस हमने चेक किए हैं, उसके बाद सारे के सारे केसेस जो हैं वो हमारे फॉल्स आए हैं, देन हमारा डिफ़ॉल्ट वाला जो है वो एग्जीक्यूट होगा। ये आपने डिफ़ॉल्ट की स्पेलिंग इसी तरह लिखनी है और यहाँ पे कॉलन ही लगाना है, ठीक है। अब देखिए फॉर एग्जांपल ये इसकी वर्किंग कैसे होती है। उसने चेक किया जी, केस 1 उसने फॉर एग्जांपल चेक किया, उसने देखा केस 1 जो है वो हमारा क्या हो गया, ट्रू हो गया, तो उसके नीचे जो भी स्टेटमेंट होगी, चाहे वो सिंगल स्टेटमेंट है या नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स है, वो क्या होंगी, एग्जीक्यूट होंगी। उसके बाद ब्रेक का कीवर्ड क्या करेगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो रोल अदा करता है ब्रेक का। ब्रेक का कीवर्ड क्या करेगा, जैसे ही उसने ऊपर वाली सारी स्टेटमेंट देखी, मतलब पहली कंडीशन हमारी ट्रू हुई, उसने स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट किया, जब हमारा कंट्रोल ब्रेक पर आएगा तो क्या होगा, हमारी जो है कंट्रोल जो है वो इस स्विच स्टेटमेंट से निकल कर इसकी बॉडी में से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। इसकी जो है हमारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करवाएगा, ठीक है। बाकी की जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं उनको एग्जीक्यूट नहीं करवाएगा, इसकी स्विच की बॉडी से बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब ब्रेक का स्टेटमेंट, अब देखें फॉर एग्जांपल अगर हम ब्रेक यहाँ पर कीवर्ड यूज़ नहीं करते तो क्या होगा, हमारा केस 1 अगर ट्रू हो जाता है तो जैसे इफ़ एल्स में था कि इफ़ में क्या होता था कि अगर हमारी फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो जाती है तो बाकी के सारे ब्लॉक्स जो हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होते। इसी तरह सेम इसी तरह यहाँ पे अगर केस हमारा 1 जो है वो एग्जीक्यूट हो जाता है, देन हमने जो भी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करवानी है केस 1 में लिखी हुई हैं वो एग्जीक्यूट होंगी। देन ब्रेक का कीवर्ड क्या करेगा, बाकी के इस प्रोग्राम की बॉडी से, इसके स्विच की बॉडी से
क्या है वो निकल जाएगा और यहाँ पर नीचे आकर कोई स्टेटमेंट होगी तो उसको एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, अब अगर फॉर एग्जांपल हम ब्रेक का कीवर्ड नहीं लिखते तो क्या होगा कि हमारा केस 2 भी एग्जीक्यूट होगा, केस 3 भी एग्जीक्यूट होगा, केस 4 भी। अगर हमने 100 केसेस लिखे हुए हैं तो वो सारे के सारे एग्जीक्यूट होंगे। वो सारे के सारे एग्जीक्यूट होंगे, जबकि उनको एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए, उनका फ़ायदा नहीं है क्योंकि हमारी फर्स्ट कंडीशन ही ट्रू हो गई है। इसलिए हम ब्रेक का कीवर्ड लगाते हैं कि जैसे ही हमारी ये कंडीशन ट्रू हो जाए उसके नीचे जो भी स्टेटमेंट्स हैं वो हमारी जो है वो चलें और उसके बाद हमारे स्विच की बॉडी से कंट्रोल जो है वो एग्जिट हो जाए। ठीक है, इस वजह से हम ब्रेक का जो है वो कीवर्ड यूज़ करते हैं। ये हमारा सिंटेक्स था। अब इसकी वर्किंग जो है प्रॉपर तरीके से ये लिखी हुई है, इसको भी हम पढ़ लेते हैं। क्या है जी? वर्किंग ऑफ स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट कंपेयर्स द रिजल्ट ऑफ अ सिंगल एक्सप्रेशन विद मल्टीपल चॉइसेस। अच्छा जी, क्या कह रहे हैं कि स्विच स्टेटमेंट जो है वो क्या कंपेयर करती है? सिंगल एक्सप्रेशन को। ठीक है, हमारे पास एक सिंगल एक्सप्रेशन होता है तो हम उसको क्या करते हैं, उस सिंगल एक्सप्रेशन को मल्टीपल केसेस के साथ जो है कंपेयर करते हैं। ठीक है, जैसे अभी हमने ऊपर देखा कि हमारे पास एक देखिए यहाँ पर एक एक्सप्रेशन होगा, वो मैंने बताया था इंटीजर या करेक्टर टाइप का होगा। अब यहाँ पर हमारे पास सिंगल एक्सप्रेशन है तो ये क्या कर रहा है कि मल्टीपल केसेस के साथ कंपेयर किया जा रहा है। ठीक है, देखिए केस 1 के साथ कंपेयर किया, केस 2 के साथ, केस 3 के साथ, ये लाइन का मतलब है। ठीक है, उसके बाद क्या है जी? expression can be any valid expression that results in integer or character value। अच्छा जी, वो क्या कह रहे हैं कि वैलिड एक्सप्रेशन जो है वो हमारा क्या होता है? रिजल्ट इंटीजर और करेक्टर वैल्यूज जो हैं वो हम एक्सप्रेशन में यूज़ करते हैं। ठीक है, स्विच स्टेटमेंट की रिस्ट्रिक्शन यही है कि ये सिर्फ इंटीजर और करेक्टर एक्सप्रेशन के लिए जो है वो यूज़ होता है। The expression is evaluated at the top of switch statement and its result is compared with डिफरेंट केसेस। अच्छा जी, वो क्या कह रहे हैं कि हमारा जो एक्सप्रेशन है वो टॉप पर स्विच मतलब सबसे ऊपर जो है, ये देखें ऊपर लिखा जाता है। स्विच स्टेटमेंट के साथ जो है वो हमारा एक्सप्रेशन लिखा जाता है और देन हम नीचे जो है केसेस के साथ जो है चॉइस, ठीक है, उनको कंपेयर करते हैं। ये देख लें, टॉप स्विच स्टेटमेंट एंड इट्स रिजल्ट इज कंपेयर विद डिफरेंट केसेस। और फिर उसके रिजल्ट को जो है, जो हमने एक्सप्रेशन लिया उसको जो है वो डिफरेंट केसेस के साथ कंपेयर करते हैं। जो हमने केस 1, केस 2, केस 3 लिखा था उनके साथ उसको कंपेयर करते हैं। ईच केस लेबल रिप्रेजेंट वन चॉइस। ठीक है, वो क्या कह रहे हैं कि हर केस का जो लेबल है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि ये एक चॉइस है। मतलब केस 1 जो है वो एक चॉइस है, केस 2 जो है वो एक चॉइस है, थर्ड वाला केस जो है वो एक चॉइस है। मतलब ये चॉइसेस आपको बता रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है जी? इफ द रिजल्ट मैचेस विद एनी केस द कोरस्पॉन्डिंग ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड। अच्छा, जैसे अभी मैंने बताया कि अगर हमारे एक केस जो है वो कोई ट्रू हो जाता है, ये अगर सेकंड वाला केस हमारा जो है वो ट्रू हो जाता है, पहला केस उसने चेक किया नहीं, वो मतलब वो ट्रू नहीं था, सेकंड केस उसने आकर चेक किया वो ट्रू था। अब उसकी जो भी ब्लॉक की बॉडी है केस की वो एग्जीक्यूट होगी और बाकी के जो भी ब्लॉक्स होंगे, केसेस होंगे, वो क्या होंगे? स्किप्ड हो जाएंगे, वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे। एनी नंबर ऑफ एक्चुअली एनी नंबर ऑफ केसेस कैन बी यूज्ड इन वन स्विच स्टेटमेंट। अच्छा जी, वो कह रहे हैं कि आप जो है वो जितने मर्जी नंबर ऑफ केसेस जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। The default label appears at the end of all case label। हमने अभी देखा कि हमारे पास जो डिफ़ॉल्ट लेबल था वो हमारे पास कहाँ यूज़ हो रहा है कि एट द एंड ऑफ केसेस के। ठीक है, केसेस के लास्ट पे जो है वो हम डिफ़ॉल्ट कीवर्ड जो है वो यूज़ कर रहे हैं। इट executed only when the result of expression does not match with any case label। ठीक है, अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि जब हमारा रिजल्ट जो है, एक्सप्रेशन जो है वो किसी भी केस के साथ मैच नहीं करता, देन हमारा जो है वो डिफ़ॉल्ट वाला लेबल जो है वो एग्जीक्यूट होता है। इट्स यूज इज़ ऑप्शनल। ठीक है, वो कह रहे हैं ये डिफ़ॉल्ट वाला लेबल जो है वो ऑप्शनल है, आप यूज़ कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो ना यूज़ करें। द पोजिशन ऑफ डिफ़ॉल्ट लेबल इज़ नॉट फिक्सड and it may be placed before the first case statement or after the last one। अच्छा जी, वो क्या कह रहे हैं कि डिफ़ॉल्ट लेबल की जो है आप ज़रूरी नहीं है कि उसको आप लास्ट में ही लिखें। आप इसकी कोई भी जो है जगह फिक्स नहीं है कि आपने हर जो केस को केसेस के लास्ट पे लिखना है। आप फर्स्ट केस के बाद भी लिख सकते हैं, सेकंड केस के बाद भी लिख सकते हैं और लास्ट पे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। आपकी जहाँ मर्ज़ी है आप इस डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट को
लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है जी, द ब्रेक स्टेटमेंट इन ईच केस लेबल इज यूज टू एग्जिट फ्रॉम स्विच बॉडी। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया ना ब्रेक वाला जो हमारे पास ब्रेक की स्टेटमेंट है वो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। वो क्या करती है कि अगर हमारा केस ट्रू हो जाता है तो वो क्या करता है, उसकी बॉडी को एग्जीक्यूट करने के बाद ब्रेक वाले कीवर्ड पर आता है तो ब्रेक का कीवर्ड क्या कर देता है, उस स्विच वाली बॉडी से उसको निकाल देता है, बाकी केसेस को एग्जीक्यूट नहीं करने देता। अगर हम की ब्रेक का कीवर्ड नहीं लिखते तो क्या होगा, हर केस जो है वो हमारा एग्जीक्यूट होगा। इट इज़ यूज एट द एंड ऑफ ईच केस लेबल। ठीक है, देख लें हर केस लेबल के लास्ट में जो है वो ब्रेक का कीवर्ड यूज़ किया जाता है। ये केस के देखेंगे लास्ट वाली लाइन है तो यहाँ पर जो है वो हम ब्रेक का कीवर्ड यूज़ करते हैं। उसके बाद क्या है जी, when the result of the expression matches with a case label the corresponding statements are executed। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं कि अगर कोई हमारा केस लेबल जो है वो एक्सप्रेशन उसके साथ केस लेबल के साथ मैच हो जाता है तो क्या होगा, उसकी जो नीचे वाली बॉडी है वो एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, बाकियों को क्या, द ब्रेक स्टेटमेंट कम्स आफ्टर दिस स्टेटमेंट एंड द कंट्रोल एग्जिट फ्रॉम स्विच बॉडी। अच्छा, ये क्या कह रहा है कि हमारे पास अगर यही अभी बात आपको बताई थी कि अगर हमारा केस वन ट्रू हो जाता है या केस टू ट्रू हो जाता है तो उसके नीचे जो भी हमारी स्टेटमेंट्स होंगी वो एग्जीक्यूट होंगी, और जैसे ही वो ब्रेक वाली स्टेटमेंट पे आएगा हमारा कंट्रोल जो है वो इस स्विच की बॉडी से, स्विच की बॉडी हमारी यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ पर आकर क्लोज होती है, जहाँ पर हमारी ब्रैकेट क्लोज होगी। तो वो क्या करेगा, उस कंट्रोल को स्विच की बॉडी से निकाल कर यहाँ पर, मतलब अगर यहाँ पर प्रोग्राम में कोई और स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं तो वो उस स्टेटमेंट पर कंट्रोल जो है वो हमारा आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या है, इफ ब्रेक इज नॉट यूज ऑल केस ब्लॉक्स द दैट कम आफ्टर द मैचिंग केस विल आल्सो बी एग्जीक्यूटेड। वही बात कि अगर हम ब्रेक की स्टेटमेंट यूज़ नहीं करते, कीवर्ड यूज़ नहीं करते तो क्या होता है कि हम हमारे पास जितने भी केसेस होंगे वो सारे के सारे जो है फिर वो एग्जीक्यूट होंगे, वो चेक होंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं एग्जाम्पल एक करके देख लेते हैं इसकी एग्जाम्पल क्या है। द फॉलोइंग एग्जाम्पल इनपुट्स अ नंबर। ठीक है, हमने एक नंबर जो है वो एंटर करवाना है, इनपुट नंबर हमें पता है। इनपुट के लिए हम स्कैन ऐप का फंक्शन जो यूज़ करते हैं, यूज़र से इनपुट लेनी हो तो हम स्कैन ऐप का फंक्शन यूज़ करते हैं। नंबर ऑफ वीकेंड। ठीक है, अब हमने वीकेंड का वीक डेज का जो है वो नंबर एंटर करवाना है एंड डिस्प्ले द नेम ऑफ द डे। ठीक है, और हमने क्या करवाना है, कोई एक नंबर, हमारे पास कितने वीक डे होते हैं, 7 वीक डेज होते हैं, हमने कोई एक नंबर एंटर करवाना है। फॉर एग्जाम्पल हमने 3 नंबर एंटर करवाया तो वो क्या करे, डिस्प्ले करवा देगा उस डे, मतलब थर्ड वाले डे पर नंबर पर कौन सा डे आता है वो जो है वो डिस्प्ले करवा देगा। फॉर एग्जाम्पल इफ द यूज़र एंटर 1 इट डिस्प्ले फ्राइडे। अगर यूज़र 1 एंटर करता है तो वो क्या डिस्प्ले होगा, 1 फ्राइडे जो है वो डिस्प्ले होगा। उसी तरह देखिए हमने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स जो हैं वो लिखी, हेडर फाइल्स को इंक्लूड करवाया, मेन फंक्शन लिखा। हेडर फाइल्स में जो है वो हमारी सारी की सारी डेफिनेशंस इनपुट आउटपुट से रिलेटेड जो लिखी होती हैं, इनको जो है स्कैन ऐप प्रिंट ऐप की जो भी डेफिनेशंस हैं इस तरह की इनपुट आउटपुट्स की, वो इन फाइल्स में लिखी जा चुकी होती हैं। अगर इन फाइल्स में हम जो है वो एंटर नहीं करवाते, इंक्लूड नहीं करवाते तो कंपाइलर जो है वो एरर दे देता है। उसी तरह हमें पता है हमने मेन जो है फंक्शन को डिफाइन करना होता है। मेन फंक्शन लिखा वाइड इसलिए लिखा कि हमारे इस प्रोग्राम ने हमें कुछ भी रिटर्न नहीं करवाना। ठीक है, उसके बाद वैसे ही ब्रैकेट स्टार्ट हुई, हमारी ये प्रोग्राम की बॉडी जो है वो स्टार्ट हो गई। सबसे पहले हमने जो है एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाया, उसकी डाटा टाइप क्या रखवा दी, इंटीजर रखवा दी। उसके बाद हमने क्लियर स्क्रीन फंक्शन यूज़ किया। क्या क्लियर स्क्रीन का फंक्शन क्या करता है कि हमारे पास जो भी आउटपुट आने से पहले जो भी गार्बेज डाटा होता है उसको क्या कर देता है, क्लीन करवा देता है। वैसे ही हमने प्रिंट ऐप का फंक्शन जो है वो यूज़ किया, प्रिंट ऐप का कीवर्ड लिखा, उसके बाद हमने ब्रैकेट स्टार्ट की, डबल कोटेशन के अंदर जो भी टेक्स्ट दिखते हैं वो हमें एज इट इज़ जो है वो स्क्रीन पर शो होता है, और ये डबल कोटेशन क्लोज की, ब्रैकेट क्लोज की और सेमी कॉलन मस्त लगाना है। स्कैन ऐप का फंक्शन यूज़ किया है, स्कैन ऐप फंक्शन लिखा। उसके बाद हमने ब्रैकेट स्टार्ट की, यहाँ पर डबल कोटेशन के अंदर हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखना होता है, फिर हमने कोमा लगाया। यहाँ पर एम्परसेंट का साइन क्या कहलाता है, एड्रेस ऑपरेटर, जो ये क्या करता है जी, मेमोरी में किस लोकेशन पर किस एड्रेस पर जाके ये वाला वेरिएबल जो है वो स्टोर होने वाला है। उसके बाद क्या है जी, एन,
यहाँ पर उस वेरिएबल का नेम लिखना होता है जिसकी वैल्यू हमने यूज़र से लेनी है। हमने यहाँ देखें n की वैल्यू, इस वेरिएबल की वैल्यू हमने यूज़र से लेनी है, तो यहाँ पर हमने n लिखा। यहाँ पर जो भी वेरिएबल का नेम आपने जो है डिफाइन किया है, डिक्लेयर करवाया है, वो ही आपने यहाँ पर बताना होता है। एस जो आपने ऊपर स्पेलिंग यूज़ किया है वही आपने नीचे स्पेलिंग यूज़ करने हैं। उसके बाद ये हमने स्विच स्टेटमेंट जो है वो यूज़ करनी है। ये हमारा जो है हमने अब क्या करना है, स्विच स्टेटमेंट को यूज़ किया। हमने क्या लिखा, स्विच लिखा। स्विच का हमें पता है हम सिंटेक्स क्या है, सबसे पहले हमने स्विच का कीवर्ड लिखना है, स्पेलिंग आपके यही होना चाहिए, और ब्रैकेट के अंदर हमने एक्सप्रेशन बताना है। अभी हम ऊपर देख के आए थे कि एक्सप्रेशन जो है वो हमारा इंटीजर टाइप का हो सकता है या करेक्टर टाइप का हो सकता है। इसके अलावा कोई भी हमारा एक्सप्रेशन नहीं होगा, ना लॉजिकल ऑपरेटर्स इसमें यूज़ होंगे, ना रिलेशनल ऑपरेटर्स यूज़ होंगे। स्विच स्टेटमेंट जो है वो हमारा सिर्फ दो चीज़ों के लिए यूज़ होता है एक्सप्रेशन के लिए, एक इंटीजर के और एक करेक्टर के जो है एक्सप्रेशन के लिए यूज़ होता है। जैसे ही अब देखें उसने यूज़र ने क्या करवाया, ये देखें हमने क्या किया, एंटर नंबर ऑफ अ वीकडे, ये जो है हमारा डिस्प्ले हुआ स्क्रीन पर। उसने स्कैन ऐप के फंक्शन रीड हुआ तो यूज़र ने एंटर करवाया 3। 3 जैसे ही एंटर करवाया, अब हम एन में क्या आ गया हुआ है, 3। 3 वैल्यू जो है वो एन में आ गई है। अब यहाँ पर देखें एन में क्या पड़ा हुआ है, 3 पड़ा हुआ है। जैसे ही ब्रैकेट स्विच की ब्रैकेट स्टार्ट हुई, हमने केस लिखा। केस लिखने के बाद यहाँ पर हमने जो है वो एक्सप्रेशन का बताना होता है, ठीक है। इस एक्सप्रेशन को यहाँ पे कंपेयर करेंगे। नंबर 1 लिखा, ठीक है। उसके बाद ये आपने कॉलन मस्ट लगाना है। अगर यहाँ पे वो 1 एंटर करता तो क्या होना था, प्रिंट एफ का फंक्शन, फिर ये वाली बॉडी हमारी जो है वो एग्जीक्यूट होनी थी। उसने प्रिंट करवा देना था फ्राइडे, और ये ब्रेक का कीवर्ड जब इसने इसको रीड करना था तो क्या करना था, इस स्विच वाली बॉडी से एग्जिट हो जाना था, ठीक है। अब क्या हुआ कि उसने केस चेक किया, केस क्या हमारा इसके साथ मैच हो रहा है, 3। नहीं जी, हमारा इसके साथ मैच नहीं हो रहा, मतलब ये वाला केस हमारा ट्रू नहीं है। फिर वो क्या करेगा, इसको स्किप कर देगा, सेकंड वाले केस को चेक करेगा। सेकंड वाले केस को चेक किया कि केस जो है यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, क्या 2 जो है, केस 2 लिखा ना, यहाँ पे हमने एक्सप्रेशन का बताना होता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा 2, तो यहाँ पे क्या 3 हमारा 2 के साथ कंपेयर हो रहा है, नहीं जी, ये भी कंडीशन हमारी फॉल्स होगी, ये भी जो है हमारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगी। उसने केस 3 को चेक किया, केस 3 चेक किया जी, अच्छा 3 जो है वो 3 वैल्यू से मैच होगी, मतलब ये वाला केस जो है वो हमारा ट्रू हो गया। जैसे ही केस ट्रू हुआ, हमारा जो है कर्सर नीचे वाले स्टेटमेंट पर आया। उसने क्या किया, प्रिंट करवा दिया संडे। देखिए प्रिंट आपको हो गया संडे, मतलब 3 वाले जो उसने वीक डे एंटर किया 3, तो 3 वाला जो वीकडे है वो कौन सा है, जो संडे है। उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही इसने प्रिंट करवा दिया, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई। उसके बाद ब्रेक की स्टेटमेंट जो एग्जीक्यूट होगी, ये ब्रेक की स्टेटमेंट क्या करेगी, ये अब इस वाली स्विच की स्टेटमेंट से निकल जाएगी, ठीक है, स्विच की बॉडी से। ये हमारी यहाँ से स्विच की बॉडी स्टार्ट होती है और कहाँ पर क्लोज होती है, यहाँ पर देखिए आकर क्लोज होती है। अब क्या हुआ, हमारा जैसे ही ब्रेक का केस ट्रू हुआ, उसने ब्रेक की स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया, हमारा कंट्रोल जो है ये इस पूरी स्विच वाली बॉडी से निकल कर नेक्स्ट वाले स्टेटमेंट पर आ जाएगा, ठीक है। उसकी बॉडी से निकल कर हमारी नेक्स्ट पर जो भी, अगर यहाँ एक और स्टेटमेंट लिखी होती तो उसको रीड करता, फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट को रीड करता। अब कौन सा फंक्शन जी अब एग्जीक्यूट होगा, गेट सी एच का फंक्शन जो है वो एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद ब्रैकेट हमारी प्रोग्राम की बॉडी जो है वो क्लोज हो जाएगी, हमारा प्रोग्राम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, एग्जिट हो जाएगा। समझ आ गई आपको। ये देखिए जो प्रोग्राम, जो केस हमारा ट्रू होगा, ब्रेक स्टेटमेंट क्या करती है, ये केस हमारा ट्रू था, उसने स्टेटमेंट्स चलाई और ब्रेक की वजह से हम इसकी स्विच की बॉडी से निकल गए, एग्जिट हो गए। अगर यहाँ ब्रेक का कीवर्ड यूज़ ना करते तो क्या होना था, केस 4 भी चलना था, केस 5 को भी उसने चेक करना था, केस 6 को भी चेक करना था। इस तरह जितने भी केसेस थे उसने वो चेक करने थे। फॉर एग्जांपल अगर हमारा वो एंटर करवाता है, कोई यूज़र एंटर करवा देता है नंबर 8, नंबर जो है वो एंटर करवा देता है, लेकिन हमारे पास वीकडे तो 7 होते हैं, तो अब क्या होगा, यहाँ पर n की वैल्यू क्या आ गई, हमारे पास 8 आ गई, ठीक है। अब n की वैल्यू 8 आई, तो उसने केस 1 चेक किया, ट्रू नहीं है, क्योंकि 1 8 के इक्वल तो नहीं है, मतलब नहीं है, वैल्यू मैच नहीं हुई। केस 2 भी नहीं मैच हुआ, केस 3 भी नहीं मैच हुआ। उसने जितने केसेस थे उसने चेक किए, कोई भी केस हमारा मैच नहीं हुआ।
जब हमारा कोई भी केस मैच नहीं होता तो क्या होता है कि हमारी डिफ़ॉल्ट में जो भी स्टेटमेंट्स लिखी होती हैं वो एग्जीक्यूट होती हैं, ठीक है। हमारा जब सारे के सारे केसेस जो हैं वो फॉल्स हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा डिफ़ॉल्ट वाला जो है लेबल ये एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। अब हमें क्या स्क्रीन पर शो होगा, इनवैलिड नंबर, ठीक है। ये था आज का हमारा प्रोग्राम और एग्जाम्पल थी, और हमने देखा स्विच स्टेटमेंट जो है वो कैसे काम करती है, उसको यूज़ करने के फ़ायदे और डिसएडवांटेजेस भी देखे हमने। अगर इस पूरे प्रोग्राम में आपको किसी भी लेक्चर में किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई, आप जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर इस लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।